हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त प्रियांशु तोमर और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रियांशु तोमर में। और जैसा कि अब तक मैंने आपको हिंदी पढ़ाई है, आज मैं आपको केमिस्ट्री का जो 14 चैप्टर है ना, जैवाणु, कौन सा जैवाणु, जैवाणु को इंग्लिश में बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। तो उसको आज हम आपको शुरू करते हैं और उसके दो चार जो हैं टॉपिक मेन जो आपके बोर्ड में आने वाले हैं, तो उनको आज हम कराएंगे। तो बस स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करते हैं आपके केमिस्ट्री का जो 14 चैप्टर है ना, जैवाणु, बायोमोलिक्यूल्स, उसके बारे में। तो सबसे पहले आइए चलते हैं चैप्टर की ओर। तो सबसे पहले इसमें जानेंगे जैवाणु होते क्या हैं, मतलब इनकी पहचान क्या होती है। हम इन्हें पहचानेंगे जैवाणु क्या होते हैं। तो इनकी साफ साफ पहचान है कि वे जटिल कार्बनिक यौगिक जो जैव द्रव्य का निर्माण करते हैं तथा जीवधारियों की वृद्धि, अनुसरण तथा उनके सामर्थ्य होती है कैपेसिटी होती है क्षमता, आप मतलब कितना सहन कर सकते हैं, उनके सामर्थ्य के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैवाणु कहलाते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आया ना। तो अब हम आपको इसका सबसे पहले होता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम बताते हैं आपको। कार्बोहाइड्रेट की तरफ लेके चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या है, क्यों हैं, कितने होते हैं, कितना प्रकार होते हैं, उनका वर्गीकरण, मतलब और भी बहुत सी चीजें। तो आओ चलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स सबसे पहले इसकी दो परिभाषाएं हैं। तो जिनमें से पहली है आपकी कि ऐसे प्रकाशित सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड, मतलब यौगिक, मतलब ऐसे प्रकाशित सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह उपस्थित होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। या फिर दूसरी है आपकी इसकी कि वे ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब वे कार्बनिक यौगिक जो जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। और इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CH2O। इनका सामान्य सूत्र CH2O। और इनका जो जो इनका सरलतम सूत्र होता है वो होता है CH2O। और जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CxH2O का होल Y। तो अब हम आगे चलते हैं आपको लेकर अब इनके दो चार उदाहरण भी तो होने चाहिए, उदाहरण भी होने जरूरी हैं। तो आपको उदाहरणों की तरफ लेके चलते हैं आपको। आइए। तो आप पहला होता है इसका उदाहरण ग्लूकोज को आप सब जानते हैं, उसका है C6H12O6। तो इसको हम लिख सकते हैं इसकी उसमें तो C6H2O का होल 6 और कोष्टक बंद। और फिर होता है सुक्रोज को लिखता है, आप जानते हैं उसका जो सूत्र है वो है C12H22O11। तो उसको कोष्टक में लिख सकते हैं C12H2O का होल 11। स्टार्च होता है मंड को लिख सकते हैं C6H10O5 और उसकी भाषा में C6H2O का होल 5। अब आप जानना चाहेंगे इनको कहते क्या क्या है। तो जो ग्लूकोज होता है उसको रक्त शर्करा कहते हैं, और जो सुक्रोज है, सुक्रोज को चीनी कहते हैं, चीनी। और स्टार्च मंड होता है, ये आप सब जानते हैं। और अब आप जानना चाहेंगे इनको प्राप्त कैसे कर सकते हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं, स्रोत क्या हैं। तो इनके स्रोत हैं आपके जैसे दूध हुआ, गन्ना, चुकंदर, आम, केला, गाजर, अंगूर, चावल, जौ, मक्का, बाजरा, ज्वार, ये सब इनके स्रोत हैं। इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होते हैं। तो चलो हम आगे चलते हैं। अब बताते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। वैसे ज्यादातर जो होते हैं केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, सबको ज्यादातर 3 भागों में ही बांटा जाता है। तो इसमें 3 भागों में कौन कौन से 3 भागों में बांटा गया है? पहला है जल अपघटन के आधार पर। दूसरा है भौतिक गुणों के आधार पर, या फिर उसको लिख सकते हैं स्वाद के आधार पर। और जो तीसरा है उसको लिख सकते हैं अपचयन के आधार पर। किस पर? अपचयन के आधार पर। तो आइए सबसे पहले जानते हैं जल अपघटन के आधार पर, मतलब कितने भागों में बांटा गया है। मतलब इनके भी उपभाग हैं, मतलब जो होते हैं, मतलब जितने भागों में उनको बांटा गया उनके भी भाग हैं। तो सबसे पहले जो जल अपघटन के आधार पर है उनके हैं 3 भाग। कौन कौन से? मोनोसैकेराइड्स, ऑलीसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। ये किसके हैं? ये हैं आपके जल अपघटन के आधार। और जो आपके ये है ना स्वाद के आधार पर, तो इनको बांटा गया है 2 भागों में, शर्कराएं और अशर्कराएं।
और ये जो आपका है तीसरे नंबर का अपचयन के आधार पर, तो इनको बांटा गया है 2 भागों में, इनको भी 2 ही भागों में बांटा गया है, एक अपचायक शर्कराएं और एक अनपचायक शर्कराएं। सबसे पहले बात करते हैं मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स होते क्या है, मतलब क्या होते हैं ये, इनके बारे में जानने की इच्छुकता आप रखते हैं तो इनको बताते हैं क्या है मोनोसैकराइड्स, होते क्या हैं, कैसे होते हैं, इनमें क्या क्या गुण, इनका सूत्र क्या होता है और इनको कितने भागों में बांटा जाता है। तो मोनोसैकराइड्स को सामान्य शर्करा भी कहा जाता है क्योंकि इसका जल अपघटन नहीं होता। इसका जो जल है, मतलब इसमें जल में अपघटन नहीं होता है इसका, और ये इसको मतलब सामान्य, मतलब सिंपल शर्करा भी कहा जाता है। प्रकृति में लगभग 20 मोनोसैकराइड्स ज्ञात हैं। मतलब जो अभी तक हमें जानकारी है, जो मतलब साइंटिस्टों को जानकारी है, वो सिर्फ अभी 20 मोनोसैकराइड्स के बारे में ही उनको पता है कि कितने मोनोसैकराइड्स, उन्हें लगभग 20 के बारे में ही जानकारी है। इसका सामान्य सूत्र होता है CH2O का होल N, जहाँ N 3 भी हो सकता है और 7 भी, मतलब 3 से लेकर 7 तक कुछ भी हो सकता है, मतलब जितने भी इसके बीच में आते हैं उससे लेकर उस तक, 3 से लेकर 7 तक हो सकता है। अब बात करते हैं कि मोनोसैकराइड्स को कितने भागों में बांटा गया है। तो मोनोसैकराइड्स को कुल 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एल्डोज और कीटोज। कौन कौन से? एल्डोज और कीटोज। आइए अब बात करते हैं नंबर 1 जो इसका है एल्डोज के बारे में। तो एल्डोज होते क्या हैं? तो जिन मोनोसैकराइड्स में हाइड्रोक्सी समूह के साथ एल्डिहाइड समूह होते हैं, एल्डोज कहलाते हैं। ये इसका आपकी परिभाषा हो गई। क्या होगी परिभाषा? क्या है परिभाषा? जिन मोनोसैकराइड्स में हाइड्रोक्सी समूह के साथ एल्डिहाइड समूह होते हैं, एल्डोज कहलाते हैं। कितनी आसान सी है, देखो कितना आसान है। इनमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इनको एल्डोबायोज, एल्डोट्रायोज, एल्डिटेट्रोज, एल्डोपेंटोज, एल्डोहेक्सोज, एल्डोहेप्टोज आदि कहते हैं। जो बताया था ना अभी उधर कि 3 से लेकर 7 तक होते हैं, और इसमें जो एल्डोबायोज है ये गलती से आ गया है, तो आप इसको इस पर ध्यान न देके बाकी के आगे पर जाएं। एल्डोट्रायोज, एल्डोटेट्रोज, एल्डोपेंटोज, एल्डोहेक्सोज, एल्डोहेप्टोज आदि कहते हैं। अब आप बात करते हैं इनके अणुसूत्र, संरचना सूत्र, प्रकार, नाम, मतलब क्या होते हैं। ये जो मैंने बताया आपको कि एल्डोट्रायोज, एल्डोटेट्रोज, एल्डोहेक्सोज, एल्डोपेंटोज, मतलब ये होते क्या हैं, तो इनके बारे में तो सबसे पहले अणुसूत्र होता है। पहले सबसे पहले इसका एल्डोट्रायोज जो है ट्रायोज्म, तो उसे सबसे पहले अणुसूत्र है उसका C3H6O3। संरचना सूत्र होता है CH2OH CHOH इंटू CHO, और इसका प्रकार है एल्डोट्रायोज्म। और जो इसका वो नाम है, इसका नाम है ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड आप जानते हैं, जो हम अपने बॉडी पर, जो हमारे बॉडी को मॉइस्चराइज कर दें, ग्लिसरैल्डिहाइड होती है, उसे ग्लिसरैल्डिहाइड कहते हैं। अब आगे आपका C4H8O का 4, तो इसका है CH2OH, ठीक, CHOH का होल ट्वाइस और CHO। देखो जो पहला था उसमें ट्वाइस नहीं था, वो खाली अकेला था, और इसमें ट्वाइस है। अब देखना आगे जो आएगा उसमें 3 होगा, जो उससे आगे आएगा उसमें 4 होगा। मतलब जो ये CHOH है उसमें ट्वाइस, थ्राइस, फोराइस मतलब होंगे, तो इसको बोलेंगे एल्डोटेट्रोज्म। और इसका जो वो है नाम है वो है एरिथ्रोज। क्या है? एरिथ्रोज। अब आगे है आपका C5H10O5। तो अब देखो मैंने बोला था ना कि इसमें CH2OH, CHOH का थ्राइस, पहले किसमें था? पहले सादा था, फिर उसके बाद ट्वाइस, अब थ्राइस, एल्डोपेंटोज। और इसका जो वो है राइबोज। क्या है? राइबोज। अब आया आपका C6H12O6, इसका है CH2OH CHOH का 4, तो इसको, और आगे है CHO, और इसको बोलेंगे एल्डोहेक्सोज्म, और इसका वो जो है नाम वो है ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। अब आगे आपका C7H14O7, इसका है CH2OH, कोष्टक में CHOH का 5 और CHO, इसको बोलेंगे एल्डोहेप्टोज। मतलब जो 7 के लिए यूज होता है वो एल्डोहेप्टोज, इसका कोई नाम नहीं है। अब जैसे आपके एल्डोज थे ऐसे ही अब आपके हैं कीटोज। नंबर जो 2 थी आपकी, जो दूसरा वर्ग था, जिस वर्ग में उपवर्ग में बांटा गया था, उसका नाम था कीटोज। क्या था? कीटोज। तो इसमें जिन मोनोसैकराइड्स में हाइड्रोक्सी समूह के साथ कीटोनिक समूह उपस्थित होते हैं, कीटोज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं?
कीटोज। और उसमें क्या उपस्थित था, उसमें था हाइड्रोक्सी समूह के साथ एल्डिहाइड। इसमें क्या है, कीटोज। तो ऐसा ही आपको पता चल गया, जिन मोनोसैकेराइड्स में हाइड्रोक्सी समूह के साथ कीटोनिक समूह उपस्थित होते हैं, कीटोज कहलाते हैं। और इनमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इनको कीटोटेट्रोज, कीटोट्रायोज, कीटोटेट्रोज, कीटोपेंटोज, कीटोहेक्सोज आदि कहते हैं। ओके, आपका डाउट क्लियर है। अब आप आगे की ओर बढ़ते हुए चलते हैं। देखो, इनका भी अणुसूत्र और संरचना सूत्र, प्रकार, नाम, ज्यादातर सब नामों को छोड़कर बाकी सब ज्यादातर सेम सही है, क्योंकि वो था एल्डिहाइड ग्रुप, ये था कीटोनिक ग्रुप। अब इसमें देखो C3H6O3, इसमें है CH2OH, CO इंटू H2OH, ठीक। अब इसका जो प्रकार है वो है कीटोट्रायोज, और इसका जो नाम है वो है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। क्या है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। अगला है C4H8O4, CH2OH, CHOH, ठीक। इसमें OH बढ़ गया, एक क्या बढ़ गया, OH बढ़ गया। पहले खाली CO था, अब CHOH हो गया, तो CH2OH। मतलब इसमें जो पहले था वो क्या था, सिर्फ COH2OH, इसमें ये था ही नहीं, CHOH था ही नहीं। अब जो है, अब इसमें आ गया, क्या आ गया, CHOH, एक बढ़ गया, अपने आप बढ़ गया, मतलब बढ़ाने से इसका जो प्रकार है वो क्या होगा, कीटोट्रायोज। और जो नाम है वो था एरीथ्रुलोज। क्या नाम है इसका, एरीथ्रुलोज। और इसका जो अगला अणुसूत्र है वो है C5H10O5। तो इसका संरचना सूत्र है CH2OH, CHOH का ट्वाइस, COH2OH। क्या हो गया इसका, कीटोपेंटोज। क्या हो गया, कीटोपेंटोज। और इसका वो जो नाम है वो है रिब्यूलोज। क्या है, रिब्यूलोज। उसका क्या था, राइबोज, इसका है रिब्यूलोज। तो आप देख सकते हैं, मतलब कुछ सेम से ही है, ज्यादा अंतर नहीं है। इसका अगला सूत्र है C6H12O6। तो इसका वो जो संरचना सूत्र वो है CH2OH का कोष्टक में CHOH का थ्राइस, COH2OH। तो इसका क्या हुआ, कीटोहेक्सोज। तो ये जो है इसको क्या बोलेंगे, फ्रक्टोज, या फिर बोल सकते हैं आप टैगटोज। क्या बोल सकते हैं, टैगटोज, ठीक है। अब बात करते हैं हम मोनोसैकेराइड्स। मतलब मोनोसैकेराइड्स में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, मतलब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब जो आप कह सकते हैं 100% आने वाला मटेरियल है। ये पेपर में बहुत मतलब ज्यादा बार, मतलब बार बार आता है ये, तो आप इसको जरूर ध्यान से करें, बहुत ध्यान से। तो इसमें सबसे बात करते हैं पहले ग्लूकोज और डेक्सट्रोज। अब बात करते हैं, ये आप सोच रहे होंगे ग्लूकोज और डेक्सट्रोज क्यों है। तो ग्लूकोज को या डेक्सट्रोज भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कह सकते हैं। तो ग्लूकोज होता क्या है, तो जैव जगत में ग्लूकोज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मोनोसैकेराइड्स माना जाता है। मतलब जो जैव जगत है, अपना जो जैव जगत है, उसमें ग्लूकोज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण, मतलब जो ग्लूकोज है वो बहुत बड़ा, मतलब एक ये समझ लो, मतलब एक मेन चीज है जो हमारा जगत है, उसमें मतलब ग्लूकोज का बहुत अहम भूमिका है, अपनी एक बहुत अच्छी भूमिका है। तो इसलिए इसे यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैव जगत में ग्लूकोज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मोनोसैकेराइड्स माना जाता है। अब आइए इसका अणुसूत्र देखते हैं। इसका अणुसूत्र है C6H12O6। ये आपने पढ़ा था अभी पीछे, जो आपका मोनोसैकेराइड्स चल रहे थे, तो उसमें जो एल्डोज था उसका क्या था, छठा था एल्डोहेक्सोज। क्या था, एल्डोहेक्सोज। इसका अणुसूत्र क्या है, C6H12O6। क्या है, C6H12O6। तो ये कौन से उसका, ये है एल्डोहेक्सोज। इसके सोर्सेज क्या है, इसके सोर्सेज हैं मीठा फल, मीठे जो फल होते हैं जैसे केला, आम, अंगूर, सेब, और मतलब जितने भी मीठे फल होते हैं वो इसके सोर्सेज हैं, स्रोत हैं इसके, क्या है, स्रोत हैं। आइए अब आगे देखते हैं ग्लूकोज का विचरण आगे नंबर 1 है आपका गन्ने की शर्करा के जल अपघटन द्वारा। जो पहला विचरण है आपका वो है गन्ने की शर्करा के जल अपघटन द्वारा। तो क्या है, प्रयोगशाला में ग्लूकोज प्राप्त करने के लिए गन्ने की शर्करा को किसी तनु हाइड्रोक्सिल अम्ल एल्कोहलीय विलयन के साथ 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल अपघटन कराने पर प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और किस पर, किसी तनु हाइड्रोक्सिल अम्ल एल्कोहलीय विलयन के साथ। किसके साथ,
एल्कोहलीय विलयन। विलयन कैसा होना चाहिए? तनु और हाइड्रोक्सिल विलयन। कैसा होना चाहिए? तनु हाइड्रोक्सिल अम्ल और एल्कोहलीय विलयन के साथ कितने उस पर ताप पर? 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्या कराने पर? जल अपघटन कराने पर। क्या प्राप्त होता है हमें? गन्ने की शर्करा के क्या प्राप्त होता है हमें? ग्लूकोज। क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो देखो आप जैसे कराते हैं, ये रहा आपका वो जो रिएक्शन है वो रही, ये रही C12H22O11। गन्ने की शर्करा का सूत्र यही है, किसमें? H2O। जल अपघटन कराना है ना, हम क्या कराना है? जल अपघटन। तो क्या लेंगे? जल, H2O। तनु HCl बताया ना इसने कि तनु क्या होना चाहिए? हाइड्रोक्लोरिल। क्या होना चाहिए? तनु हाइड्रोक्लोरिल। और जल अपघटन कराना है, जल अपघटन। तो क्या मिला हमें? C6H12O6, ये किसका है? ग्लूकोज का। और C6H12O6 ये है फ्रक्टोज। क्या प्राप्त हुआ हमें? ग्लूकोज प्राप्त हो गया। किसके अपघटन से? जल अपघटन से। कितने सेंटीग्रेड ताप पर? 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। और किसकी उपस्थिति में? किसी तनीय हाइड्रोक्सिल तथा एल्कोहलीय विलयन के साथ। किसके साथ? तनु हाइड्रोक्सिल अम्ल और एल्कोहलीय विलयन के साथ। ओके। अब आई नंबर 2 की बात। नंबर 2 है आपका स्टार्च के जल अपघटन से। किसके जल अपघटन से? स्टार्च के। स्टार्च जानते हो? मंड, जो भी आपको बताया था, मंड को बोलते हैं स्टार्च। और स्टार्च मतलब होता क्या है? आप जैसे आलू काटो, छील कर उसको पानी में डाल दो, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ स्टार्च। तो उसको पानी में डाल दिया आपने, तो जो आलू को बाद में निकाल कर जो उसका वो पानी रह जाता है उसे मंड बोलते हैं। या फिर आप दूसरा उदाहरण ले सकते हैं मंड का, कि आप चावल है ना, जो चावल फरेमा चावल बनाते हैं, जो उनके नीचे जो पानी निकलता है उसे मंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंड बोलते हैं। तो इसको अब आप आगे चलते हैं हम। अधिक मात्रा में ग्लूकोज बनाने के लिए स्टार्च का जल अपघटन सल्फ्यूरिक अम्ल के अति तनु गंधक के अम्ल के विलयन के द्वारा 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर निम्न दाब पर, कम दाब पर, मतलब कितने? कम दाब पर किया जाता है। तो इसकी जो रिएक्शन है वो है आपकी C6H10O5 का होल एन। स्टार्च का सूत्र यही आपको बताया था पीछे अभी, हाँ बताया था ना। तो यही है आपका स्टार्च का सूत्र। अब इसको हम किस में करा रहे हैं? NH2O। तो NH2O, फिर अपना तीर खींच दो लंबा सा, उस पर ऊपर लिखना है तनु H2SO4, नीचे जल अपघटन। क्या करा रहे हैं हम? जल अपघटन करा रहे हैं ना, तो जल अपघटन आएगा। फिर आपका हो गए NC6H12O6। ये N जो है ये आपका स्टार्च का वो है, तो N तो आपको लगाना पड़ेगा इसमें। जल के साथ भी लग रहा है और आपने इधर ग्लूकोज के साथ भी लगा दिया, तो दोनों से हमें ग्लूकोज प्राप्त हो गया ना। तो बस हम इतना ही, अगली वीडियो में आपको और बाकी का कराते हैं चैप्टर। आपको ये इतना करा दिया, अब आप इसको अच्छे से लिख लेना। कॉपी पेंसिल में लिख जरूर लेना, चाहे याद करना मत करना, पर लिख जरूर लेना। और तो बस इस वीडियो में इतना ही। और जो बाकी का बचा हुआ जो आपका चैप्टर है, जो बायोमोलिक्यूल्स, जो बाकी के आपके जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज के जो विन्यास हैं, और जो बाकी का जो भी चैप्टर है वो हम आपको वीडियो वाइज कराते रहेंगे। ओके। तो आपको एक आध बात कुछ ऐसी भी बताई जाए जो आपके जीवन में काम आए। तो हमारे एक टीचर हैं, कौन से टीचर हैं? हमारे फिजिक्स के लेक्चरर हैं योगेश कुमार राघव जी। क्या नाम है उनका? योगेश कुमार राघव। तो वो हमसे एक बात बड़ी अच्छी बोलते हैं कि कभी बेटा जिंदगी में घमंड मत करना, क्योंकि घमंड एक ऐसी चीज है कि जो आपकी वर्तमान पीढ़ी है ना उसको बर्बाद कर देती है। क्या कर देती है? बर्बाद कर देती है, फुल्ली डिस्ट्रॉयड जिसे बोलते हैं ना। आपकी जो वर्तमान पीढ़ी है उसको फुल्ली डिस्ट्रॉयड कर देती है। तो इसलिए कभी भी घमंड मत करना। क्या मत करना? घमंड मत करना। और वो बोलते हैं कि अगर आपके मन में आ जाए ना, घमंड आ जाए, तो अपने आप को एक 4 लाइन चिपका के मारा करो, कैडी वाली। तो वो 4 लाइन बोलते हैं कि 4 दिन की जिंदगी है, किससे कतरा कर चलूं। क्या लाइन है? कि 4 दिन की जिंदगी है, किससे कतरा कर चलूं। खाक हूं मैं खाक पर, क्या खाक इतरा कर चलूं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और अपने फ्रेंड को सपोर्ट करते रहें। बस थैंक्स।